हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का यूनिट 5। यूनिट 5 का नाम क्या है? वाटर। वाटर इज़ पानी, जल। इसके पहले यूनिट शुरू करने से पहले हम दो तीन चीज़ देख लेते हैं, जैसे टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? ये आर्टिफिशियल एनक्लोजर है। किसके लिए? जो हम प्लांट्स के लिए जो हम घर में रखते हैं। ये एक ग्लास बॉटल है, इसको आप लोग बना भी सकते हैं। यू कैन यूज़ इट एज एन एक्टिविटी, और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें कैसे करेंगे? थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे, जार में मिट्टी लेके, और ऊपर से थोड़ा सा हम लोग जैसे कोकोनट आता है सूखा हुआ, है ना, इसके अंदर कोकोनट है, इसके बाहर ये इसका पूरा फाइबर होता है। फाइबर निकाल के इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ह्यूमस। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वी कैन यूज़ मैन्योर, है ना, मैन्योर का इस्तेमाल भी कर सकते, खाद। ह्यूमस के नाम पे इसको जोड़ लगा सकते हैं, है ना। ये डाल के इसमें फिर हम लोग प्लांट्स लगाएंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े। बड़े प्लांट्स पहले लगेंगे, छोटे प्लांट्स उसके बाद लगेंगे। और ये एक्टिविटी है किस लिए? ये इसलिए है, ये समझने के लिए कि जो प्लांट्स होते हैं ये प्रेसिपिटेट करते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जब हम इस जार में इसको लगाएंगे और लिड इसका क्लोज कर देंगे, ढक्कन इसका बंद कर देंगे हम लोग। बंद करने के बाद क्या होगा? इसके अंदर जब हम लोगों ने पानी डाला, यहाँ से ये प्रेसिपिटेशन होगा, यहाँ आप छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स देख पाएंगे। और यही फिर नीचे जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो नीचे गिरेंगे, और यही इसका पानी की जगह काम करेंगे। ये दिस इज़ हाउ इट रियली वर्क्स। अगर आपको घर में देखना है कि प्लांट प्रेसिपिटेट कैसे करते हैं, वो उन जैसे हम लोग, हमारा क्या होता है, हमारी स्वेटिंग होती है ना। इंसानों के अंदर क्या होती है? स्वेटिंग होती है, और हमें पसीना आता है, पसीना फिर इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में प्रेसिपिटेशन होती है। वो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को रिलीज़ करते हैं। इसका बेस्ट तरीका क्या है देखने का? अगर आप किसी भी फ्लावर को या किसी भी लीफ को, है ना, ये प्लांट है, इसके एक लीफ को हम लोग अगर किसी पॉली बैग में कवर कर दें और शाम को और सुबह देखेंगे, तो यू विल फाइंड ऑल दोज वाटर ड्रॉपलेट्स देयर। दिन में क्यों नहीं? क्योंकि दिन में गर्मी है, तो ये आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी। रात में और अच्छे से और फटाफट इसको हम लोग समझ पाएंगे। बाकी दिन में भी वैसा ही होगा और रात में भी वैसा ही होगा, सेम चीज़ें होंगी। किसी भी फ्लावर के ऊपर हम लोग लगा सकते हैं। फ्लावर के ऊपर लगाएंगे तो हमें यहाँ भी वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे। इसका मतलब ये प्लांट क्या है? ये प्रेसिपिटेट करता है। अब पानी का हम लोग देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है कि पानी आता कैसे है और पानी बनता कैसे है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टीन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म। अपनी ये फॉर्म चेंज करता रहता है। कैसे? आइस है तो ये क्या हुआ? सॉलिड फॉर्म हो गया और ठोस। अगर पानी है से ये रिवर में या ग्लास में वाटर है, ये वाटर किस फॉर्मेट में हो गया? ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, तरल। और अगर हम इसको गर्म करते हैं और वाटर वेपर बन जाते हैं, है ना। ये वाटर वेपर्स क्या हैं? वेपर्स हैं गैशियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। या फिर इसको उसमें भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, हवा की फॉर्मेट में भी कह सकते हैं इसको। The process by which air continuously changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is called water vapor. देखो ये क्या था? एक ये वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी के माउंटेन से हमारे पास रिवर्स है। ये रिवर से, ये रिवर कह लें या फिर लेक कह लें, जो भी। अगर बहुत लंबा चौड़ा सा होगा तो ये लेक बन जाएगा, तो ये लेक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ से क्या हुआ? पानी वेपोराइज हुआ सूरज की गर्मी की वजह से, है ना। वेपोराइज होकर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्लाउड्स में क्या हुआ? ऊपर ठंडी होती है ना। कोल्ड होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से ये कंडेंसेशन हो गया है। इसका कंडेंसेशन का मतलब है कि जो गैशियस फॉर्मेट में जो पानी ऊपर गया था, ये ड्रॉपलेट फॉर्म में आके बन गया, वो ठंड के कारण। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पानी उबालने के लिए किसी पतीले में या पैन में जब हम लोग पानी डालते हैं, उसको बॉइलिंग पे रख देते हैं, ऊपर से एक लिड लगा दीजिए। जब एक लिड लगेगी पैन के ऊपर से, ये लिड लग गई, तो ये जो वेपर्स बनेंगे यहाँ आके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो नीचे जो पैन का जो टेम्परेचर है और जो ये लिड का टेम्परेचर है, दोनों वेरी करते हैं। ये ज़्यादा हॉट है, ये कंपैरेटिवली कूल है।
तो यहाँ जाके जितनी भी गैस है, ये जितने भी वेपर ये है, यहाँ के वेपर फॉर्मेट में ये बन जाता है। और जब इसको हटा के देखेंगे तो यहाँ आपको पानी के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पानी यूँ बह के निकल जाता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ऐसे ही कंडेंसेशन का मतलब है ऊपर आके जो वाटर वेपर से यहाँ के कंडेंस हो गए, और जब इनका वेट बढ़ जाएगा, है ना, जैसे पिछली यूनिट में देखा था कि जब ये कंडेंस होके जब इनका वेट इतना हो जाएगा क्लाउड्स उसको कैरी नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ रेन या फिर स्नो या स्लीट या फिर हेल्स, है ना, जो भी हम लोगों ने देखा इससे पहले वाले यूनिट में। तो ये किसी भी फॉर्मेट में ये नीचे गिरेगा। हम इसको रेन फॉर्मेट में ले लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि ये हम सब लोगों ने देखा ही है। जब बारिश होगी तो बारिश फिर वापस ज़मीन पे आई और फिर ये बह के फिर वापस ये इसमें लेक में फिर से पानी आ गया, तो या फिर कुछ पानी ग्राउंड वाटर में चला गया, कुछ हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है। इसको कहते हैं वाटर साइकिल। इस वाटर साइकिल में कुछ कुछ शब्द हमें देखने की ज़रूरत है, कुछ याद करने की ज़रूरत है जो हमें हमेशा काम आएंगे और जिसकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। ये एंटायर यूनिट ऐसी है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। जब हम बड़े हो जाएंगे, जब एग्ज़ाम्स देंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपने क्लास 7 में पढ़ी थी। इसमें कुछ चीज़ें कैसे हैं, इवेपोरेशन, जब पानी उड़ना शुरू हुआ, है ना, मतलब गैस बन के वो ऊपर जाने लगा। ऊपर जाके जब वो इकट्ठा हुआ तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठंडा हो गया। और जब भारी मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में ये हुआ, तो ये पानी बन के वापस नीचे आया, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और फिर नीचे आके जब ये बह के चलने लगा था उधर, तो दिस इज कॉल्ड रन ऑफ। इवेपोरेशन, गैस बन के ऊपर उड़ा। कंडेंसेशन, ऊपर आके ये इकट्ठा हो गया। और प्रेसिपिटेशन, ये वापस रेन बन के नीचे आ गया, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। हमारी धरती क्या है, ये टेरेरियम जैसी है। टेरेरियम हम लोगों ने यहाँ देखा था। और द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो पानी था वो ये अपने इस सर्कल में मूव करता रहता है। और इसीलिए बोला गया है, कुछ अगर हरियाणा में किसी ने अगर कोई खेत अगर इरीगेट किया होगा, उसमें पानी दिया होगा, तो अमेजन रिवर में भी उसका पानी गया होगा। वो कैसे, यहाँ से वेपोरेट हो गए, ये बादल वहाँ चले गए, वो कहीं और जाके बरस गए। ज़रूरी नहीं ना ये पानी यहीं से लिया बादल ने और यहीं बरस गए, वैसा नहीं होता, ये कहीं भी जाके बरस सकते हैं, बारिश कहीं भी हो सकती है। मेजर सोर्स क्या है फ्रेश वाटर के, रिवर, नदियाँ, पॉन्ड्स, तालाब, स्प्रिंग्स, इस छोटी छोटी वाटर बॉडीज़, ग्लेशियर जहाँ आइस जमी होती है, ओशन, सी, समुद्र, है ना। ओशन और सीज में क्या है, यहाँ सॉल्टी वाटर पाया जाता है, नमकीन पानी होता है। द वाटर ऑफ ओशन इज़ सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ये ज़्यादा मात्रा में ये सॉल्ट कैरी करता है, इसलिए ये सॉल्टी होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट, है ना। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाते हैं ये है सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉमन सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है, वर्ल्ड का मैप है, इसको हम लोग देख लेंगे एक बार, तो हमें आगे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, है ना। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ मैक्सिको से लेके यहाँ जितने ये सब हैं इनको देखेंगे। ये है सेंट्रल अमेरिका, और दिस इज़ अफ्रीका, ये है एशिया, और यहाँ से यूरल माउंटेन्स गए हैं, और ये है यूरोप। ये यूरोप है और ये एशिया है। ये यूरल माउंटेन्स हैं, ये एशिया और यूरोप को अलग अलग करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, और इधर हमारे पास है न्यूजीलैंड, जो भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम और ध्यान से देखें एक बार फिर से। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ओशन में जो समुद्र है इसमें 97.3% सलाइन वाटर है। आइस कैप या ग्लेशियर जिसको कहते हैं वहाँ 2% है। ग्राउंड वाटर में 0.68, फ्रेश वाटर लेक 0.009, एटमॉस्फेयर में 0.0019 और रिवर्स में 0.0001, है ना। ये होगा टोटल परसेंट वाटर। अब सेलिनिटी क्या है, सेलिनिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, है ना, इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। एक कितने ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ
कितने ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ये है सैलिनिटी। इसे सैलिनिटी देखते हैं हम लोग। एवरेज सैलिनिटी जो ओशन की, समुद्र की है, वो कितनी है 35 पार्ट्स पर 1000, वो 35 पार्ट्स है पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये ऐसा है। लेकिन जब हम लोग डेड सी की बात करते हैं, डेड सी कहाँ पे, इजराइल में है, इसकी सैलिनिटी है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। जब 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर कहते हैं, मतलब 340 पर 1000 ग्राम्स, ये उसकी सैलिनिटी है, विच इज़ वेरी हाई, जो बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए कहते हैं जो स्विमर्स हैं ये इसमें फ्लोट कर पाते हैं, क्योंकि जो साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत डेंस हो जाता है। देखो ये स्विमर्स हैं, ये फ्लोट कर रहे हैं पानी में। कुछ नहीं, लोगों ने नीचे कोई ऐसे फ्लोटेड ट्यूब्स नहीं हैं, ये आराम से इसी पानी में ये स्विम कर रहे हैं। और ये डेड सी की दूसरी फ़ोटो है। डेड सी को बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी जो इसकी जो क्ले है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी क्या है, डेड सी इज़ श्रिंकिंग, वो श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, वो इट इज़ डाइंग, वो मरता जा रहा है। रीज़न बीइंग कि जितने भी रिवर से पानी डेड सी में आता था, उसको इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए वो पहले ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जितना पानी आना चाहिए उतना पानी नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे ये श्रिंक होता जा रहा है। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा मतलब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं एंड एनिमल्स की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। जो पानी ही है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग प्रीशियस रिसोर्स व्हेन यू यूज़ वाटर केयरलेसली। इसका मतलब ये है कि हमें अपना पानी बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम पानी है हमारे पास जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्योर वाटर है। बाकी 97% तो पूरा किस में जाता है, समुद्र में चला जाता है। ओशन सर्कुलेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फुट ऑन द सी शोर, द वेट सैंड। जब हम लोग समुद्र के किनारे, बीच पे, या फिर हम लोग उसके किनारे किनारे चलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। The movement that occurs in the ocean can broadly be categorized as waves, tides and currents. ओशन में क्या होता है, currents, waves और tide, ये 3 तरह के मूवमेंट होते हैं किसी भी समुद्र के अंदर। March 22 is celebrated as World Water Day. याद रखना है इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 22 मार्च इज़ नोन एज वर्ल्ड वाटर डे। इसको हम लोग अपने नोट्स में भी लिख लेंगे। When the need to conserve water is reinforced in different ways. पानी को कंजर्व करने के और वेस्ट ना करने की सलाह दी जाती है। Waves are formed when wind scrape across the ocean surface. जैसे ये ओशन है, इसके ऊपर जब हवा चलती है, इसके ऊपर, एक मिनट, ये ओशन है, ओशन के ऊपर जब हवा चलती है तो इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें करंट होंगी या वेव्स होंगी या टाइड्स होंगी। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो बहुत ऊंची ऊंची टाइड्स आएंगी उसमें। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी टाइड्स होंगी। करंट्स क्या होता है, धीरे धीरे मूवमेंट जो होता है। वेव्स क्या है, जो लहरें आती हैं, है ना, छोटी लहरें। टाइड्स क्या हैं, जो बहुत बड़ी लहरें आती हैं, उनको टाइड्स कहते हैं। वेव्स व्हेन यू आर प्लानिंग थ्रो, अब हम किसी भी में समुद्र में जब हम एक बॉल फेंक देते हैं तो ये वापस आ जाती है इस वेव्स के साथ। तो ये क्यों होता है, क्योंकि पानी का मूवमेंट होता रहता है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। जब ये अगर सरफेस है, बीच है ये, और यहाँ तक समुद्र है, तो वेव्स क्या होंगी, वेव्स यहाँ तक आएंगी फिर चली जाएंगी, फिर यहाँ तक आएंगी फिर चली जाएंगी, फिर यहाँ तक आएंगी फिर चली जाएंगी, इस तरह से वो होता रहता है। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, जब कोई भी स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। अभी बात की थी हम लोगों ने, जितने ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतनी बड़ी बड़ी करंट वेव्स या टाइड्स बनेगी। जब कोई तूफान आएगा तो ये बड़ी बड़ी ह्यूज टाइड्स बनती हैं। दे मे कोज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है।
earthquake, volcanic eruption और underwater landslide है ना, कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया, मतलब वोल्केनो के अंदर इरप्शन हो गया, या फिर लैंडस्लाइड हो गई। हमारी पृथ्वी किससे बनी है? प्लेट से बनी है, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं इनको। ये मूव करती रहती हैं, और इनके मूव करने के हिसाब से ही वो हमारी टाइड्स बनती हैं। और ह्यूज टाइडल वेव्स फॉर्म, दीज आर कॉल्ड सुनामी। इट में बी एज हाई एज 15 मीटर्स, 15 मीटर तक ये लंबी हो सकती हैं, उतनी बड़ी बड़ी वेव्स हो सकती हैं। लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई, जो सबसे खतरनाक सुनामी था वो 150 मीटर हाई था। These waves travel at a speed of 700 किलोमीटर पर आवर। एंड सुनामी ऑफ 2004, 2004 में सुनामी आया था जिसने बहुत डैमेज किया था। इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में था, वो पानी में डूब गया सुनामी के बाद से, अब हमें वो नज़र नहीं आता। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी क्या है? ये जापानीज वर्ड जो कि जापान में बहुत सुनामी आता है। हमारे यहाँ तो एक ही बार आया है 2004 में, लेकिन सुनामी में हर साल आता है ऑलमोस्ट। इस सुनामी का मतलब है हार्बर वेव्स। हार्बर होता है किनारा। एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉय, मतलब सुनामी के आने के बाद जो भी हार्बर्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुनामी रखा गया। सुनामी स्ट्रक हैवोक इन इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। इंडियन ओशन में 2004 में आया था। और इंडियन प्लेट जो है, जो इंडियन प्लेट है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, और जो बर्मा के नीचे की प्लेट है, इंडियन प्लेट चली गई थी बर्मा प्लेट के नीचे, है ना। और जब ये इस प्लेट के नीचे चली गई, दिस इज़ हाउ इट वेंट आउट टू बी, तो क्या हुआ, बहुत सारे जो वेव्स हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो गई, और सारा का सारा समुद्र का पानी इधर मूव करने लगा, और उसने बहुत नुकसान किया था। सुनामी ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड थी, कंपेयर टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जो एरोप्लेन चलते हैं उनकी स्पीड के जितना था। इसने बहुत सारे आइलैंड्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान एंड निकोबार में था वो अब नज़र नहीं आता। एज वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर, जो अर्थक्वेक आया था, जो दो हमारी प्लेट्स थी, एक इंडियन प्लेट चली गई थी बर्मा प्लेट के नीचे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया था। यहाँ बर्मा में, सुमात्रा में इसका एपिसेंटर था, यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। और हम लोगों ने क्या देखा था पिछले वाले यूनिट में, अर्थक्वेक ऐसे मूव करता है। ये अर्थक्वेक यहाँ अगर हुआ है तो इसके फोकस के जस्ट ऊपर क्या है, एपिसेंटर। एपिसेंटर के साथ ये हमारी वेव्स हैं जो मूव करती हैं। ये जहाँ जितना नज़दीक एपिसेंटर होगा उतना ज़्यादा उसका नुकसान होगा, उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो, जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे मे बी टूवर्ड्स श्रीलंका, अंडमान आइलैंड या श्रीलंका, द वेव लेंथ डिक्रीज, ये डिक्रीज हो गया। द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइंड, 700 से लेके 700 टू 900 जो किलोमीटर जो स्पीड थी इसकी सुमात्रा में, वो इधर अंडमान और श्रीलंका में 70 किलोमीटर पर आवर ही थी बस, और उसमें भी उसने बहुत नुकसान कर दिया था। सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर तक वो चली थी, फ्रॉम कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल, बहुत सारे गांव के गांव तबाह हो गए थे। अफेक्टेड मोर देन लैक्स ऑफ हाउसेज इन इंडिया, वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्ट्स ऑफ, सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ था, सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, ये प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, लेकिन 3-4 घंटे पहले एक नोटिस आ जाता है, और उसके हिसाब से लोग अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से वो दे कैन सेव देयर लाइव्स। और ये पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा है, पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, लेकिन इंडियन ओशन में नहीं लगा है, जो कि इंडिया में इतना फ्रीक्वेंट नहीं था, और ये हमारे लिए बहुत रेयर था, इसकी वजह से ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। यू कैन सी दिस डिस्ट्रक्शन। Tsunami that ravaged South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years.
The large damage caused to life and property was primarily result of lack of monitoring. ये हम लोग, हमारे यहाँ डिवाइसेस नहीं लगी थी तो हमें पता नहीं चला, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, और इसके बारे में जितने भी जो लोग रहते हैं आसपास सी कोस्ट के आसपास उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है. फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन. सबसे पहले क्या था, जैसे यहाँ तक ये यहाँ तक कोस्ट है, यहाँ तक पानी आता है तो पानी बहुत पीछे चला गया था. फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स, और उसके बाद एकदम से बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आई थी. दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द, और लोग क्या हुए, यहाँ आए देखने के लिए, करे पानी पीछे कैसे जा रहा है, और जैसे लोग यहाँ पे आए एकदम ऊंची ऊंची वेव्स आई. When this happened, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. कि जो भी मिरेकल हो रहा है, जो भी चमत्कार हो रहा है, ये कैसे हो रहा है. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when gigantic waves struck. जब लोग यहाँ आके देखने के लिए, तो फिर जब बड़ी बड़ी वेव्स आई तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए. Tide, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. दिन में 2 बार पानी का राइज होना और फॉल होना है ना, तो इसे कहते हैं टाइड. राइज होना और फॉल होना इसे कहते हैं टाइड. इट इज़ अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. जब छोटी वेव्स होंगी तो वो से अगर यहाँ पे उसको दिन में यहाँ तक आता है, छोटी वेव्स हैं तो वो नॉर्मल यहाँ तक आता है तो वो यहाँ आ जाएगा. लेकिन अगर बड़ी वेव्स होंगी या टाइड्स होंगी तो वो यहाँ तक, डिपेंडिंग अपॉन इसकी हाइट, वो उतना आगे जाएगा पानी के प्रेशर में. इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू द लोवेस्ट लेवल. लो टाइड अगर होंगी तो अगर नॉर्मली पानी यहाँ तक आता है तो वो यहाँ तक आएगा. इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम शोर. शोर से पीछे चला जाए, किनारे से पीछे चला जाएगा. The strong gravitational pull exerted by sun and moon on the earth's surface causes tides. Gravitational pull किसका, सन का और मून का. ये क्या करेंगी, ये टाइड जनरेट करने में ये रीज़न होते हैं टाइड जैसे जनरेट होती हैं. Water on the earth closer to moon gets pulled under influence of the moon's gravitational force. जो मून के नज़दीक होगा वो वहाँ से पुल होना शुरू होगा. Causes high tide, वहाँ से हाई टाइड होगी. ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून. फुल मून जब चांद पूरा है, न्यू मून जब चांद नहीं है. चांद पूरा होगा और जब चांद नहीं होगा, है ना. तो ये है, दिस इज फुल मून एंड दिस इज न्यू मून. सन, मून एंड अर्थ. फुल मून में और न्यू मून में, यहाँ फुल मून रहेगा और यहाँ रहेगा न्यू मून जब मून नहीं दिख रहा. इन दोनों टाइम में क्या होगा, हाई टाइड्स होंगी. इन दोनों टाइम में क्या होगा, ये तीनों एक लाइन में होंगे. तीनों एक लाइन में होंगे तो क्या होगा, टाइड क्या होंगी, हाईएस्ट होंगी. दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. इनको स्प्रिंग टाइड कहते हैं. बट व्हेन मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर एंड हियर इज द लास्ट क्वार्टर. अगर यहाँ मून होगा तो क्या होगा, पानी डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा. सन इस तरफ खींच रहा है, मून इस तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, उसमें पानी रिसीड कर जाएगा, रिजल्टिंग इन लो टाइड. लो टाइड बनेगी. दिस इज कॉल्ड नीप टाइड. इनको नीप टाइड कहा जाता है. स्प्रिंग टाइड जब बहुत हाई टाइड होंगी. नीप टाइड जब पानी रिसीड करेगा. स्प्रिंग टाइड कब होगा, फुल मून और न्यू मून के टाइम, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में होंगे. नीप टाइड या फिर वाटर रिसीड कब करेगा, जब ये दोनों डायगनली ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के. 90 डिग्री पे इधर से ये भी खींचेगा, इधर से ये भी खींचेगा. हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन. जब शिप्स आती हैं समुद्र के किनारे, अगर हाई टाइड होंगी तो पानी का लेवल अच्छा होगा तो वो जल्दी पहुंच जाएंगी अपने किनारे पे. और बहुत सारी फ़िश भी ऊपर आ जाती हैं और फिशरमैन को एक अच्छा कैच मिल जाता है. बहुत सारी फ़िश को वो ले पाता है. Ocean currents. Currents are stream of water flowing constantly on ocean surface in definite direction. जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में क्या होगा, पानी की वो करंट्स भी चलेंगे, ओशन करंट्स चलेंगी. द ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड. ये गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं. जनरली वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर इक्वेटर. जो गर्म जगह होगी वहाँ पे वार्म ओशन करंट्स होंगी, जो ठंडी जगह होगी वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स होंगी.
इक्वेटर के पास वार्म होंगे एंड मूव टुवर्ड्स पोल, पोल की तरफ वो मूव करती हैं। कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर एंड हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट एंड गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम देख लेते हैं हम लोग, यहाँ होगा, ये लेब्राडोर है, ये गल्फ स्ट्रीम है। देखिए ये दीज आर कॉल्ड सिंबल्स। कोल्ड करंट, ये मैप है, मैप के अंदर सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड करंट ये ब्लू से दिखाया है, वार्म करंट रेड से दिखाया है। लेब्राडोर कैसी है, कोल्ड करंट, जो कि ये सारा ठंडा प्रदेश है और ये इक्वेटर है, तो इसके पास जितनी भी करंट का ये सारी क्या है, ये वार्म करंट्स हैं। और जहाँ भी कोल्ड और वार्म करंट मीट करेंगी आपस में, ये यहाँ से आई और ये यहाँ से आई, तो ये जो न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया है, यहाँ क्या होती है, बहुत सारी फिश होती हैं। तो जहाँ जहाँ भी कोल्ड और वार्म करंट जहाँ जहाँ मिलेंगी, वहाँ क्या होंगी, बहुत सारी फ़िश होंगी। वहाँ फ़िश का जो क्या कहते हैं, फ़िश ब्रीडिंग है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत बेहतर होती है, हाई क्वांटिटी में होती है। ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, टेम्परेचर कंडीशन पर डिपेंड करता है। वार्म करंट ब्रिंग वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, गर्म करंट्स होंगी, गर्म हवाएं चल रही होंगी समुद्र के ऊपर, तो वो गर्म टेम्परेचर कर देंगे वहाँ के लैंड सरफेस का। द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सीज अराउंड जापान, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ बहुत सारी फ़िश होती हैं, हाई पॉपुलेशन में होती हैं, क्वांटिटी में होती हैं। द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, वहाँ बहुत फॉग, धुंध भी गिरती है वहाँ पे, तो वहाँ जो नेविगेशन है, पानी के अंदर जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, इसको भी ये मुश्किल कर देता है। इसके साथ ये यूनिट भी फिनिश हो गई।